आज़ादी बस ऐसे ही नारा नहीं होती है कि आपने नारा लगा दिया और झंडा फहरा दिया तो आज़ाद हो गए। आज़ादी बड़ी गहरी चीज़ होती है। मुट्ठी भर अंग्रेज हैं, आम जनता पर छाए हुए हैं, कैसे दमन हुआ जा रहा है। कोई देश अगर हारता है तो सिर्फ उसकी सेना नहीं हारी है, देश तब हारता है जब जनता ने गुलामी चुनी होती है। आप बताओ ना, भारत की जनता ने गुलामी क्यों चुनी? और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तत्व तो आज भी मौजूद हो। 1947 का 1947 तो अंग्रेजों को क्यों हटाना है? एक दमनकारी है, एक शोषणकारी है। नहीं, काफी नहीं कि अंग्रेज भाग गए, उसके बाद यहाँ होने क्या वाला है वो तो बता दो। कि अंग्रेज तो चले जाएंगे, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो पुरानी शोषणकारी व्यवस्था थी वो वापस आ जाएगी? यूं ही तो इतने करोड़ लोग गुलाम नहीं बन गए ना, कोई वजह है? नहीं तो गोरे मालिक के हाथ से उठा करके भूरे मालिक के हाथ में तुमने सत्ता दे दी, तो भी जो भूरे गुलाम है वो तो गुलाम के गुलाम ही रह गए ना। 1947 में सबसे अमीर भारतीयों और सबसे गरीब भारतीयों में जो अनुपात था, आज वो उससे ज्यादा खराब है। बताओ, दमन रुका है या बढ़ा है? आजादी थोड़ी गहरी और पेचीदा चीज है, उसको बाल कथा मत बना लो। जो स्वयं को जीते हुए है उसे बाहर से गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो इसीलिए वास्तविक आजादी के लिए अध्यात्म बहुत बहुत जरूरी है। प्रणाम आचार्य जी। सवाल ये है कि जो मीन्स वर्सेस एंड का डिबेट होता है, उसमें जो जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ आज़ादी का, तो जैसे अगर कोई योजना बनाता है कि मुझे बहुत जल्दी आज़ादी चाहिए और उसके लिए मैं ये काम करूँगा, मैं बैक ट्रेस करता हूँ कि सबसे जल्दी आज़ादी के लिए मुझे ये कुछ 10 चीज़ें करनी है और फिर मैं उस एक्शन को लेता हूँ। वर्सेस एक दूसरा तरीका है कि मैं अभी का हालत देखता हूँ और मुझे जो सबसे बेहतर कदम लगता है मैं उसको लेता हूँ। तो ये और इन दोनों में कोई अंतर है? कैसी आजादी की बात कर रहे हो? 1947 का, उसमें भी अगर हम 1947 तो अंग्रेजों को क्यों हटाना है? बेचारे इंसान हैं, पड़े हुए हैं, उन्हें क्यों हटाना है? नहीं, बिल्कुल मूढ़ों वाले सवाल कर रहा हूं, मुझे समझाओ थोड़ा। अंग्रेजों को हटाना है, क्यों हटाना है? कोई भी बात ऐसे मत शुरू करो कि पर ऐसा तो होता ही है ना। हर चीज पर थोड़ा सवाल उठाओ। तो अंग्रेज हैं, यहाँ इतने लोग रहते हैं, कुछ अंग्रेज भी रह रहे हैं, तो उनको हटाना क्यों है? हम समझना चाहते हैं, इसी से हमें आजादी का अर्थ स्पष्ट होगा। हम समझना चाहते हैं हमें अंग्रेजों को क्यों हटाना है, बताओ। एक दमनकारी है, एक शोषणकारी है। किसका दमन हो रहा है? ये कह रहे हैं अंग्रेजों को इसलिए हटाना है क्योंकि अंग्रेज दमन करते हैं। किसका दमन कर रहे हैं? वेदांत पूछेगा किसका दमन हो रहा है? जो आम जनता है। आम जनता है। आम जनता का क्यों हो रहा है दमन? मुट्ठी भर अंग्रेज हैं, आम जनता पर छाए हुए हैं, कैसे दमन हुआ जा रहा है? कलेक्टिव माइंड में अज्ञान फैला हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो लोग हैं ये सबसे पहले तो आपस में एक दूसरे का भयानक दमन कर रहे हैं, ये अपना भी दमन कर रहे हैं। यूं ही तो जब आप आजाद हुए हो ना, तब भी आप 40-50 करोड़ के देश थे। यूं ही तो इतने करोड़ लोग गुलाम नहीं बन गए ना, कोई वजह है। और वो वजह अंग्रेज लेकर के नहीं आए हैं, वो वजह अंग्रेजों के आने से बहुत पहले से मौजूद है। ठीक है ना? और दमन का मतलब होता है मुझे उस आदमी को बचाना, इसका दमन हो रहा हो। करुणा तो यही है ना, करुणा तो यही है। नहीं तो अंग्रेज तो आज ही मौजूद है, इतने सारे एम्बेसीज हैं वहां सब बैठे हुए हैं, उनको भी जाओ, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जाके वहां खड़े हो जाओ, जितने भी यूरोपियन एम्बेसीज हैं, और वहां क्विट इंडिया लेके खड़े हो जाओ। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आज वो तुम्हारा दमन नहीं कर रहे हैं। वरना हमें अंग्रेजों की खाल से थोड़ी कोई समस्या थी, हमें इस बात से समस्या थी कि जो आदमी हमें दिखाई दे रहा है, इस आदमी को इसकी संभावना पाने से रोका जा रहा है। ना उसे पढ़ने दिया जा रहा है, ना लिखने दिया जा रहा है, उसका पैसा लेकर के इंग्लैंड भेज दिया जा रहा है। ये समस्या थी ना सारी हमारी, ये थी ना। तो मेरी ये समस्या है, तो मैं इसी को केंद्र में रख करके अपना आजादी अभियान चलाऊंगा। मैं फिर ये नहीं कहूंगा कि एक गोरा आदमी मैंने भगा दिया तो मैं आजाद हो गया। आप तो आज गोरों को आमंत्रित करते हो, बहुत खुश हो जाते हो, आप कहते हो प्लीज प्लीज एफडीआई लेके आओ, एफडीआई लेके आओ। गोरों का निवेश चाहिए ना, और जब निवेश आता है तो अक्सर गोरे भी आते हैं, तब तो बहुत अच्छा लगता है, देखो गोरे आ गए, गोरे आ गए। तो गोरों की खाल से तो हमें समस्या नहीं थी ना, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा था, हमें इससे समस्या थी।
तो मेरा पूरा जो स्वतंत्रता संग्राम है वो इस बात पर आधारित होगा कि भारतीयों के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। वो जो गलत हो रहा है उसको रोकने के लिए यदि अंग्रेजों से सत्ता लेना आवश्यक है तो मैं वो भी करूंगा, और उसके लिए अगर ये भी जरूरी है और ज्यादा जरूरी है कि भारतीयों की चेतना जागृत की जाए तो मैं उसको और ज्यादा महत्व दूंगा। नहीं तो गोरे मालिक के हाथ से उठा करके भूरे मालिक के हाथ में तुमने सत्ता दे दी, तो भी जो भूरे गुलाम हैं वो तो गुलाम के गुलाम ही रह गए ना, या कुछ बदल गया उनका? 1947 में सबसे अमीर भारतीयों और सबसे गरीब भारतीयों में जो अनुपात था, आज वो उससे ज्यादा खराब है। बताओ, दमन रुका है या बढ़ा है? बढ़ा है। हम जो दमित भारतीय उसी की बात कर रहे हैं ना, वो आज और ज्यादा दमित है। अब क्या करें? हमें एक बहुत बड़ी समस्या थी कि अंग्रेज जो है पैसा लूट के ले जाते हैं और जो आम भारतीय गरीब रह जाता है। तो आज तो आम भारतीय 1947 से ज्यादा गरीब हो गया अमीर भारतीयों की तुलना में। अब क्या करें? वास्तविक आजादी में दोनों बातों का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, जो ऊपर राजनीतिक आका बैठा है वो विदेशी ना हो, एक बात वो हो गई, और दूसरी बात ये भी हो गई कि आजादी का अर्थ आखिरी आदमी के लिए क्या है, उसको क्या मिला है? तो योजना का योजना उपयोगिता तो क्या है? बनाओगे, पर योजना किसी उद्देश्य के लिए बनाई जाती है ना। योजना का उद्देश्य बस ये नहीं हो सकता कि दिल्ली में जाकर के हमारा बंदा बैठ जाए। योजना का उद्देश्य ये होगा कि ये सब जो आम भारतीय हैं इनका क्या होने वाला है। जब बात होने लग गई कि अब अंग्रेज चले जाएंगे और भारतीयों के हाथ में सत्ता दे दी जाएगी, तो न जाने कितने विद्वानों ने कहा कि रुको, पहले समझने दो कि वो सत्ता किस तरह से दी जाएगी, किसके हाथ में दी जाएगी, उस सत्ता का होगा क्या। और ये सब लोग जो ये सवाल उठा रहे थे, ये कोई राष्ट्रद्रोही लोग नहीं थे, ये बड़े से बड़े राष्ट्र प्रेमी थे, पर ये सवाल पूछ रहे थे। कह रहे थे इतना ही काफी नहीं कि अंग्रेज भाग गए, उसके बाद यहां होने क्या वाला है वो तो बता दो। क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले और जबरदस्त और भयानक दमन की प्रक्रिया चलती थी भारत में, तभी तो युद्धों में भारत को इतनी हार मिली। कि अंग्रेज तो चले जाएंगे, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो पुरानी शोषणकारी व्यवस्था थी वो वापस आ जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं? अगर तुम गौर से देखोगे तो सच्चाई यह है कि जब अंग्रेज आए तब भारत में स्त्रियों की जो हालत थी वो उससे बदतर थी कि जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए। सती को अंग्रेजों ने रोका है, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार अंग्रेजों ने दिया है, बाल विवाह और बहु विवाह पर कुछ हद तक अंकुश अंग्रेजों ने लगाया है। तो बताओ, महिलाओं के लिए आजादी का क्या अर्थ है? हाँ बिल्कुल, अंग्रेजों को भारत पर राज नहीं करना चाहिए, भारतीय सक्षम है अपने ऊपर राज करने में। बिल्कुल। बहुत अजीब बात है ये कि वहां से चंद द्वीपों से कुछ गोरे लोग आकर के इतने सारे 50 करोड़ भारतीयों पर राज कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके विकल्प में हमें कौन सी व्यवस्था चाहिए, हमें इस पर भी तो विचार करना पड़ेगा ना। या सिर्फ उनको भगा देने से हो जाएगा? उनको भगा दो और फिर वही पुरानी स्थितियां आ गई तो क्या करोगे बोलो? तो वो सब भी सोचना पड़ता है। यही बात दलितों की हालत में बारे में कही जा सकती है। कितने अधिकार थे जो उन्हें अंग्रेजों के ही समय में मिले हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि अंग्रेजी शासन भारत के लिए अच्छा था, हम कह रहे हैं कि हमें आजादी को उसके अर्थ की समग्रता में जानना पड़ेगा। आजादी बस ऐसे ही नारा नहीं होती है कि आपने नारा लगा दिया और झंडा फहरा दिया तो आजाद हो गए। आजादी बड़ी गहरी चीज होती है। हम्म। हमें बिल्कुल एक
बाल कथा जैसी बता दी गई। आम आदमी से पूछो कि क्या होता था 1947 से पहले, तो कहेंगे भारत बड़ा जबरदस्त देश था। हाँ, सोने की चिड़िया था। अंग्रेज आए और हमारे यहाँ तो बिल्कुल रामराज्य था, और अंग्रेज आए, उन्होंने कब्जा कर लिया और हमें बर्बाद कर दिया। और वो जो यहाँ आए ही थे ताकि वो हम पे अत्याचार कर सकें, और हमारी गौरवशाली सभ्यता से उन्होंने सारा ज्ञान विज्ञान और कलाएं लूट ली। और फिर हमने विद्रोह करके, आंदोलन चला करके अंग्रेजों को भगा दिया। कुल मिलाकर के ये कहानी हमें बताई गई है। ये बाल कथा है, सच्चाई दूसरी है। वो सच्चाई समझो, नहीं तो बहुत बहुत मेहनत से आज़ादी मिली थी, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ अंग्रेज नहीं आए थे, कोई वजह थी। डच, पुर्तगाली, फ्रेंच सब आए थे, कोई वजह थी। और किसी को बहुत मेहनत नहीं लगी यहाँ पर आकर के अड्डा बनाने में, उसकी भी कोई वजह थी। अंग्रेज नहीं होते तो कोई दूसरा यूरोपियन पावर होता, उसने यहाँ पर कॉलोनी स्थापित कर ली होती, किसी न किसी ने करी होती। क्योंकि निबल बिछर हुआ 56 रोग, तुम इतने दुर्बल थे कि कोई ना कोई तो तुम पर छाता ही। हमें खोज करनी पड़ेगी कि हमारी आंतरिक दुर्बलता के कारण क्या थे। सबसे पहले जानते हो, अंग्रेज तो आए भी नहीं थे, सबसे पहले कौन आया था? अरे यार, मुगल, पुर्तगाली आए थे। क्यों आ गए थे, कैसे आ गए थे, कैसे छा गए थे, क्या बात थी, असली बात क्या है ये बताओ। वो पता करने की जगह हमने आजादी का मतलब नारेबाजी लगा लिया है। बहुत सारे ऐसे राजे रजवाड़े जिनको हम बहुत इज्जत की नजर से देखते हैं ना, उन्होंने तक ने स्वागत करा था फ्रांसीसियों का और पुर्तगालियों का। वो ऐसी चोरी छुपे नहीं आ गए थे, उनको बड़े आदर और बड़े प्रेम से बुलाया गया था, आओ आओ हमारा साथ दो, दूसरे राजा को हराते हैं मिलके। लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन कुछ समझते हो? वहां यूरोप से यहां सप्लाई चेन कैसे चलती रही होगी, सोचो तो सही। चल सकती है क्या? कितना चलेगी? निश्चित रूप से उनको जो आपूर्ति हो रही थी वो भारत से ही हो रही थी। तुम्हें क्या लग रहा है कितने अंग्रेज थे जब अंग्रेजों और मराठों की लड़ाई हुई, टीपू सुल्तान की लड़ाई हुई, सिखों से लड़ाई हुई? आपको क्या लग रहा है उन युद्धों में, अंग्रेजों की सेनाओं में अंग्रेज कितने होते थे? ये सब जाके थोड़ा पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि गुलामी कहां से आई। आजाद तो हम थे ही, आई गुलामी। और गुलामी कहां से आई हम ये समझना नहीं चाहते, स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है। और ये भी नहीं कि जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया वो सब के सब बड़े नालायक और दुष्ट लोग थे। वो सताए हुए लोग थे, उनमें से बहुत सारे वो शोषित लोग थे, बहुत सारे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का, दूसरी ताकतों का। उन कारणों को बरकरार मत रखो। स्वतंत्रता बहुत ऊंची चीज है, उसका सम्मान करो, उसको समझो, तभी उसकी रक्षा हो पाएगी। बहुत सारे राजे थे और बहुत बड़ा एक जनसंख्या का वर्ग था पूरे भारत में फैला हुआ। इसने कहा कि जो अभी चल रहा है इससे तो बेहतर है कि इस राजा को हटा करके अंग्रेज ही आ जाएं। आ रही बात समझ में? आजादी का मतलब है आखिरी आदमी भी आजाद रहे। एक वास्तव में स्वाधीन स्वतंत्र राष्ट्र वो होता है जहां पे हर व्यक्ति स्वतंत्र हो। नहीं तो समाज को, समुदाय को, जो शोषित आदमी होता है उसकी हाय लगती है।
द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, हिटलर की सेनाएं यूरोप में कम से कम 4 दिशाओं में आगे बढ़ रही थी। पश्चिम की ओर फ्रांस, पूर्व की ओर पोलैंड, नीचे की ओर जाकर के इटली में भी वो लड़ रही थी। मुसोलिनी को हटा दिया गया था 1943 में। और उत्तर पूर्व की ओर जाके उन्होंने 41 में रूस पर धावा खोल दिया था। उत्तर पश्चिम की ओर ब्रिटेन पर तो चल ही रहा था। इतनी दिशाओं में लड़ रही थी और हर दिशा से नतीजे अलग अलग मिल रहे थे। जानते हो ये जो अलग अलग नतीजे थे, इनमें एक बड़ा महत्वपूर्ण तत्व क्या था? जहां जर्मन सेनाएं जा रही थी वहां के लोग अपनी सरकार से कितने खुश थे। रूस में जब जर्मन सेनाएं घुसने लगी 41 में, ऑपरेशन बारबरोसा हिटलर ने रूस पर अटैक करा, तो हिटलर को आरंभ में बहुत जल्दी सफलता मिली। बताओ क्यों? क्योंकि वहां की जो आबादियां थीं, वेस्टर्न यूएसएसआर की उस समय की, स्टालिन भी तो तानाशाही था ना, वो स्टालिन से इतनी उकताई हुई थी कि उन्होंने जर्मन सेनाओं का समर्थन कर दिया। हाँ, हिटलर ने गलती की कि जो लोग समर्थन कर रहे थे उसने उन्हीं का शोषण करना शुरू कर दिया, तो समर्थन बहुत दिन चला नहीं। और दूसरी ओर अब स्विट्जरलैंड है, वो बिल्कुल नीचे लगा हुआ है। हिटलर ने कभी नहीं अटैक किया स्विट्जरलैंड पर। बताओ क्यों? छोटा सा देश है, इतना सा, पर पहाड़ी देश है, और उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। वहां की जनता ऐसी थी कि ये यहां आएंगे तो कब्जा तो कर लेंगे, पर हम इनको कभी भी यहां पर जमने नहीं देंगे। गुरिल्ला वॉरफेयर की पूरी तैयारी थी, वो भी जनता के द्वारा। हिटलर घुसा ही नहीं स्विट्जरलैंड में, तो उसे पता है कि यहां पर जनता, सेना नहीं, भूलो नहीं, युद्ध मात्र सेना से नहीं जीते जाते। कब्जा तो अंततः तुम्हें शहरों और गांवों पे करना है ना। अगर जनता ही सैनिक बन जाएगी तो तुम शहरों और गांवों पे कैसे कब्जा कर लोगे? भारत के 40 करोड़ लोग सैनिक क्यों नहीं बने अंग्रेजों के खिलाफ? यह सवाल आपको पूछना पड़ेगा। फ्रांस पर हम सोचते हैं कि जर्मनी ने एक झटके में कब्जा कर लिया। एक झटके में सेना हरा दी थी। उसके बाद लगातार फ्रांसीसी जनता गुरिल्ला वॉरफेयर करती रही जर्मनों के खिलाफ, लगातार, जब तक कि 1944 में नॉर्मंडी में जो एलाइड फोर्सेस थी उन्होंने लैंड करके फ्रांस को लिबरेट नहीं करा दिया। अब वो भी लिबरेट इसलिए करा पाए क्योंकि फ्रांसीसी जनता लगातार अनसेटल करके रखे हुए थी जर्मन्स को। यहां तक कि जो फ्रेंच ट्रूप्स का जो मूवमेंट होता था, जो फ्रांसीसी गुरिल्ला थे, उस मूवमेंट की खबर, क्योंकि वो तो देख रहे हैं, वो वहां पर सब एलाइड फोर्सेस को पहुंचा देते थे, तो बॉम्बिंग हो जाती थी ऊपर से कि यहां पर है बॉम्बिंग कर दो, यहां पर है बॉम्बिंग कर दो। कोई देश अगर हारता है तो सिर्फ उसकी सेना नहीं हारी है। देश तब हारता है जब जनता ने गुलामी चुनी होती है। आप बताओ ना, भारत की जनता ने गुलामी क्यों चुनी? और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तत्व आज भी मौजूद हो? प्यू एजेंसी है, प्यू रिसर्च, उसने रिसर्च करी तो उसने कहा कि भारत दुनिया में वो देश है जहां के 80% लोग आज भी तैयार हैं कि कोई हम पर आकर तानाशाह काबिज हो जाए। वो गुलामी स्वीकार करने वाला मन हमने आज भी बदला कहां है? हम आज भी आत्मसम्मान से भरे हुए लोग नहीं है ना कि मैं अपने विवेक और अपनी आत्मा और अपने सत्य के अलावा किसी के आगे नहीं झुकूंगा। हम तो बहुत आसानी से, कोई दिखते नहीं, आने जाने कितने लोग हैं जो कहते हैं कि देखो साहब, असली मजा तब आता है जब कोई डिक्टेटर होता है। हमें नॉर्थ कोरिया बनना है, हमें चाइना बनना है। रशिया के बहुत लोग दीवाने हैं क्योंकि पुतिन डिफैक्टो डिक्टेटर है। जब जनता में इतना आत्मसम्मान होता है ना कि हम गुलाम नहीं बनेंगे, तब कोई विदेशी ताकत आकर आपके ऊपर राज नहीं कर सकती। क्या हमारी जनता में आत्मसम्मान है वो आज भी? और वो आत्मसम्मान तो आत्मा से ही जागृत होता है। उसी आत्मसम्मान को जगाने का काम आपकी संस्था कर रही है। एक तरह से आपकी संस्था आजादी का गहरे से गहरा अभियान चला रही है।
आप अगर जागृत हो जाओगे, सच्चाई के लिए आप में प्यार आ जाएगा, तो सच्चाई और आजादी एक ही बात होते हैं। जिस आदमी में सत्य के प्रति प्रेम आ गया, उसे दुनिया की फिर कोई ताकत गुलाम बनाकर जिंदा तो नहीं रख सकती। हाँ, उसे गुलाम बनाकर मार सकती है, पर वो ये कहेगा कि जीऊंगा तो नहीं गुलामी में, मारना है तो मार दो। अरे बात समझ में, आप पढ़िएगा जो सीज ऑफ लेनिनग्राद था और सीज ऑफ मॉस्को, ये दोनों पढ़िएगा। और उसमें जो आम जनता थी, उसने जर्मनों को रोका, क्योंकि सेना तो जर्मनों ने उड़ा दी थी पूरी रूसियों की। और मालूम है कैसे रोका था? वो बोलते थे हग द एनिमी, क्योंकि जर्मनों की जो वायुसेना थी लुफ्तवाफे, वो बहुत मजबूत थी और सबसे वो क्वालिटी में भी सबसे बढ़िया थी। उनकी आर्टिलरी बहुत अच्छी थी। तो जहां कहीं भी दुश्मन होता था, वहां पर जाकर के बहुत सक्षमता से वो बम गिराते थे। आम जनता ने कहा, हम दुश्मन सैनिकों के इतने पास आ जाएंगे कि तुम बम गिराओगे तो तुम्हारा अपना सैनिक मारा जाएगा। हग द एनिमी, जाके एनिमी से गले ही मिल लो। बोलते थे हम दूर से नहीं लड़ेंगे कि बंदूक से लड़ेंगे, हम सीधे तुम्हारे भीतर घुसे चले आएंगे। कैसे कब्जा कर लोगे मेरे शहर पे? ऐसे बचाया उन्होंने अपना लेनिनग्राद और मॉस्को। आम आदमी ने बचाया। जब आम आदमी के दिल में ललक होती है ना कि गुलाम नहीं होना, तो कोई ताकत कैसे आकर के तुम्हें गुलाम बना लेगी? आबादी कहेगी हम 40 करोड़ लोग हैं, हम सबको मार दो, पर हम गुलाम बनकर जिएंगे नहीं। मार दो, हम सबको मार दो। तुम्हें कब्जा करना है ना भारत पे, पूरे भारत के एक एक आदमी को मार दो, कर लो अंग्रेजों को कब्जा, हम जिएंगे तो नहीं। आपको क्या लगता है सेकंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा कौन लोग मरे थे? रूसी। रूसी कौन? रूसी सिविलियंस। रूसी सिविलियंस। हिटलर को अमेरिका, ब्रिटेन, इन्होंने बाद में हराया है। हिटलर को सबसे पहले रूसी सिविलियंस ने हटाया है। बर्लिन में भी एलाइड फोर्सेस पश्चिम की दिशा से नहीं घुसी थी, पूरब से घुसी थी। जर्मन सेना को खदेड़ते खदेड़ते रूसी सीधे बर्लिन में घुस आए 1945 में। सबसे ज्यादा रूसी सिविलियंस मरे हैं। रूसी सैनिक नंबर 1 पे आते हैं, रूसी सिविलियंस नंबर 2 पे आते हैं रूसी सैनिक। सिविलियंस ने कहा हमें गुलामी चाहिए ही नहीं, हमें नहीं चाहिए। क्या भारतीय सिविलियन ये तैयार था कहने को कि हमें गुलामी नहीं चाहिए? भगत सिंह का केस कौन लड़ रहा है? भारतीय। भगत सिंह के खिलाफ, मतलब भगत सिंह को फांसी कौन दे रहा है? भारतीय। ये हमारे सिविलियंस थे। भगत सिंह के पार्थिव शरीर के टुकड़े टुकड़े कौन कर रहा है? भारतीय। ये हमारे सिविलियंस थे। भारत में तो 95% लोग स्वतंत्रता संग्राम के कोई समर्थन में थे ही नहीं। वो या तो विरोध में थे या निष्पक्ष थे। कौन रिप होए हमें कहानी। जिस दिन आम आदमी आत्मसम्मान से भरकर अपनी आजादी की रक्षा में खड़ा हो जाता है, उस देश को कोई गुलाम नहीं बना सकता। जर्मन मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं रूसी सैनिकों को, और एक के बाद एक नई डिविजन्स खड़ी होती जा रही हैं रूसी सैनिकों की। बताओ रूसी सैनिक कहां से आ रहे थे? वो सिविलियंस थे जो बिना ट्रेनिंग के, बहुत कम ट्रेनिंग के खड़े होते थे, बोलते थे मैं सैनिक बनूंगा। कितने को मानेंगे जर्मन? जर्मन मार मार के थक गए। जितने उन्होंने रूसी मारे उतना तो कोई नहीं मरा पूरे विश्व युद्ध में। दोनों विश्व युद्ध मिला के उतना कोई नहीं मरा। रूसी मरते जाते थे, उनकी जनता नए सैनिक खड़े करती जाती थी, बोलते हम मारे, अब हम आ रहे, हर आदमी सैनिक है। बताओ कैसे हरा लोगे? उनकी टेक्नोलॉजी बेकार, उनकी ट्रेनिंग बेकार।
जर्मनों के टैंक बेहतर हैं, जर्मनों के प्लेन्स बेहतर हैं, सब कुछ जर्मनों का बेहतर है। जीता रूस, क्योंकि वहां का आम आदमी गुलाम बनने को तैयार नहीं था। जो जर्मन टैंक होते थे उनका किल रेशियो होता था 10:1, 5:1। इतने बेहतर उनके पास टैंक थे कि एक जर्मन टैंक जब 10 रूसी टैंकों को मारता था तब वो नष्ट होता था। तो रूसियों ने क्या किया, उन्होंने कहा हमारे टैंक गड़बड़ है ना, सब लोग लग जाओ, पूरी इकोनॉमी उन्होंने रोक दी। बोले एक भी सिविलियन गुड मैन्युफैक्चर नहीं होगा, दिस विल बी अ टोटली वॉर इंडस्ट्री। पूरी मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने डिफेंस प्रोडक्शन में लगा दी। बोले घटिया ही टैंक है पर हम 100 गुने ज्यादा बनाएंगे, हम सिविलियन यूज की एक भी चीज नहीं बनाएंगे, जनता कष्ट सह लेगी, लेकिन हम नहीं बनाने वाले कपड़े कि टिश्यू पेपर कि ये कि वो, कुछ नहीं बनाएंगे, हम टैंक ही टैंक बनाएंगे, हम यही बनाएंगे। तो जर्मन इतने टैंक मारते थे रूसियों के, उससे 10 गुने और खड़े आ जाते थे। बताओ कैसे बना लोगे गुलाम? तो जब दोष अंग्रेजों पर देते हो ना कि अंग्रेजों ने आके हिंदुस्तानियों को गुलाम बना लिया, पूछना पड़ेगा हम 40 करोड़ लोग थे, हम बर्दाश्त कैसे करते रह गए? बात क्या थी? और कहीं वो बात आज भी मौजूद तो नहीं है? हुँ? एक कहानी है, नाम नहीं याद आ रहा उनका, रिमेंबर द रोजेज। बहुत बेहतरीन कहानी है। तो जब नॉर्मंडी पर एलाइड लैंडिंग होने वाली थी फ्रांस को लिबरेट कराने के लिए, तो उस समय की कहानी है जो कि फिक्शन है पर एक सच्ची घटना पर आधारित है। ठीक है, उसमें जो समझने वाली बात है उसको ही लीजिएगा। घटना कुछ हद तक सच्ची है, फिर उसको और ज़्यादा एक कहानी के रूप में विस्तार देके उसमें कल्पना वगैरह भी जोड़ दी गई। तो एलाइड फोर्सेस लैंड करने वाली हैं फ्रांस के तट पर ताकि फ्रांस को लिबरेट करा जा सके। सबसे पहले पोलैंड के बाद फ्रांस पर ही कब्जा किया था हिटलर ने, तो एक बड़ा वेस्टर्न पावर वही था जो अभी भी अधीन था। तो कहानी ये है कि एक ब्रिटिश सोल्जर जो है भेजा गया है जासूसी के लिए, एक जासूस है कि वो पूरा सब देख ले, क्योंकि अब ब्रिटिश ट्रूप्स लैंड करेंगे। और छोटी मोटी लैंडिंग नहीं थी, ऐसी लैंडिंग थी जिसमें 10,000 फाइटर प्लेन्स लगे थे, जिसमें कि 20 लाख एलाइड सैनिक लगे थे। तो वो आ करके वो वहाँ पे सब देख रहा है। वो रात में आया है और उसे रात में ही अपना मिशन पूरा करके जो भी उसे वहाँ पे रेकी करनी है वो करके उसे सुबह तक वापस लौट जाना है। तो वो आता है और उसे कुछ पता तो है नहीं, वो तो और बहुत मुश्किल काम है जिस पे उसको भेजा गया है। तो उसको वहाँ एक लड़की मिलती है, बहुत कम उम्र की टीनेजर लड़की, 17-18 साल की। और इसे कुछ पता नहीं चल रहा है, जर्मन सैनिक इस पे गोलियां चला रहे हैं अंधेरे में। तो वो इसको पूरी रात गाइड करती है, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, कहीं गिर रहा होता है खींचती है, बचाती है, सब कुछ करती है। एक मौके पर इसके ऊपर जब गोलियां चल रही होती हैं तो इसको हटा के वो सामने आ जाती है और इसको ताज्जुब होता है, बोलता है तुम्हें गोलियां लगी नहीं? तो उसका बड़ा एक छोटा सा लेकिन गहरा जवाब बोलती है, आई हैव बीन थ्रू फायर बिफोर, आई नो दिस। तो सुबह जब वो जाने लगता है, बिल्कुल सुबह हो गई है, उसे जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उसने ले लिया, वो जाने लगता है। तो बोलता है कि अगर कि अलाइड इन्वेजन जो है अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, सफल हो जाता है, तो मैं तुम्हें कहाँ मिल सकता हूँ? तो एक जगह बताती है, बोलती है वहाँ आ जाना। बोलता है मैं तुम्हारे लिए क्या ला सकता हूँ? बोलती है कुछ नहीं चाहिए पर मुझे लाल गुलाब बहुत पसंद है, ले आना। तो फिर दूसरा दृश्य आता है कहानी का। तो एलाइड फोर्सेस ने हमला करा है, फ्रांस आज़ाद हो गया है, हिटलर को हराया जा चुका है और एक बहुत बड़ा उत्सव मन रहा है उस जगह पे। किस जगह, जगह कौन सी है मुझे याद नहीं ठीक से। तो इसको व्यक्ति को याद, एवरी ट्रेलर, इनकी कहानी है ये, एवरी टेलर। तो ये वहाँ पहुँचता है और इस बार ये अपना सूट बूट पहन के आया है।
अपनी ओर से, तो ये एक जवान खूबसूरत लड़की से मिलने जा रहा है ना, अब ये सोल्जर नहीं है, और उसके लिए लाल गुलाब का पूरा गुलदस्ता ही लेके आया है। तो उसने जो जगह बताई होती है कि मैं तुम्हें वहाँ मिलूंगी, ये वहाँ पर जाता है, तो वहाँ पर देखता है वहाँ जोन ऑफ आर्क की एक प्रतिमा लगी हुई है, और वहाँ पर सब लोग ला करके शताब्दियों से लाल गुलाब ही चढ़ाते हैं। तो ये तो लेखक ने कहानी को सेंसेशनलाइज कर दिया, लगभग ये बता करके कि जोन ऑफ आर्क ही थी जो उस रात गाइड कर रही थी, क्योंकि जोन ऑफ आर्क ने अपने समय में भी 17 साल की लड़की है, लेकिन फ्रेंच सेनाओं का नेतृत्व करा था कि फ्रांस को मैं गुलाम नहीं बनने दूंगी, और उसी जोन ऑफ आर्क ने दोबारा फ्रांस को आज़ाद कराने के लिए फिर मतलब ठीक है, वो लेखक का अपना हिसाब है, पर मतलब समझिए कि 17 साल की लड़कियां चाहिए, और जोन ऑफ आर्क को अंग्रेजों ने जिंदा जला दिया था। क्या करा था? जिंदा जला दिया था। वो इसीलिए बोलती है आई हैव बीन थ्रू फायर बिफोर। तो जिस देश में 17 साल के लड़के लड़कियां आग से गुजरने को तैयार हो जाएंगे, उस देश को कौन गुलाम रख सकता है? कोई रख सकता है? पर जहां 17 साल के लड़के लड़कियां आज़ादी का, मुक्ति का मतलब ही ना समझते हों, इंस्टाग्राम में मुंह डाले बैठे हों, जिनका कुल योगदान राष्ट्रीय जीवन में इतना हो कि काचा बादाम पर मटकाते हैं, तो क्या होगा वहां? हम्म? नमस्कार आचार्य जी। तो अगर हमें, जैसे आपने बात करी जिनको जिंदा जला दिया गया था, तो वैसा अगर करेज चाहिए तो क्या हमें पहले अपनी इंद्रियों को जीतना होगा, और उसको एकदम जीतने का एकदम अब सबका अलग एकदम। अलग जो तरीका आदमी होता है। खुद से हारा हुआ है, उसे बाहर से हराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। समझो, तुम, आपको जलेबी बहुत पसंद है, आप खुद से हारे हुए हो, ठीक है ना, बता दिया गया है कि डायबिटीज है, ये है, वो है, जलेबी खाओगे ये होगा, उसके बाद भी खुद से ही हारा हुआ आदमी है, जलेबी पे टूटा पड़ा है। मुझे तुम्हें गुलाम बनाना है, मैं एक जलेबी का बस एक बक्सा लेके आ जाऊंगा, तुम बन गए गुलाम। जो खुद से हारा हुआ है उसे तो बाहर वाला कोई भी गुलाम बना लेगा ना। मुझे तो बस ये पता करना है कि तुम्हारी अहमगत कमजोरी क्या है। किसी की अहमगत कमजोरी हो सकती है पैसा, उसे गुलाम बनाना बहुत आसान है, मैं जाऊंगा उसे पैसे का डब्बा दिखा दूंगा, वो मेरा गुलाम बन जाएगा। किसी की कमजोरी है इज्जत, कि उसको इज्जत दे दो, वो गुलाम बन जाता है, उसे गुलाम बनाना कितना आसान है, कोई भी बाहर का आदमी जाएगा, उसे इज्जत दिखाएगा, गुलाम बन जाएगा। अगर कोई बाहर वाला आके तुम पर किसी भी तरह शासन कर लेता है, इसका मतलब तुम सबसे पहले खुद से हारे हुए आदमी हो। जो स्वयं को जीते हुए है उसे बाहर से गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो इसीलिए वास्तविक आजादी के लिए अध्यात्म बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अध्यात्म तुम्हें खुद के प्रति विजेता बना देता है। अब कोई बाहर वाला आके तुम्हें गुलाम कैसे बना देगा? कैसे बना देगा? ओके, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, वही जब ऑपरेशन बारबरोसा था तो उस समय पर रूसी प्रतिरोध में महिलाओं का क्या योगदान था। 8 लाख महिलाओं ने सोवियत सशस्त्र सेनाओं में काम करा जर्मनों के खिलाफ। 8 लाख महिलाएं। अब गोरी हैं कलाई हैं, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। हम इसी बात में बहुत खुश हो जाते हैं, कोई फिल्मी गाना आता है जहां पर जो सैनिक है वो गांव में उसकी जो पत्नी है उसको याद कर रहा है और गाने गा रहा है। वो पत्नी खुद क्यों नहीं है बॉर्डर पे? ये आपके दिमाग में कभी नहीं आता ना। ये रही 1942, 8 लाख महिलाएं। और बढ़ती ही गई जैसे जैसे जर्मनों ने जान लगा दी, उनको दिखने लग गया था कि हारे, और अगर ये ईस्टर्न फ्रंट गया
तो पूरा वॉर गया। तो जैसे जैसे जर्मनों ने जान लगा दी वैसे वैसे महिलाओं की तादाद बढ़ती गई। 89 महिलाओं को सोवियत यूनियन का जो उच्चतम अवार्ड होता है, हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन, वॉर के बाद वो मिला, उनका वॉर में जो योगदान था उसके कारण। उसमें से मेडिकल प्रोफेशनल्स तो थी ही कि जो वहाँ पर मेडिकल सर्विसेज दे रही थी, उसके अलावा पायलट्स, स्नाइपर्स, मशीन गनर्स, टैंक क्रू मेंबर्स। महिला पायलट है, महिला टैंक चला रही है और महिला स्नाइपर है। तब जाकर के आज़ादी की रक्षा होती है। जहाँ पर सब बाबा जी लोग आपको बता रहे हो कि पति के पांव दबाओ, यही तुम्हारा धर्म है, वहाँ थोड़ी मामला बनता है। जब जर्मनी ने अटैक करा 1941 में, तो हज़ारों महिलाएं सामने आई, हम भी सेना में जाएंगे। तो शुरू शुरू में उनको कहा गया नहीं, लेकिन कुछ ही महीनों में, अक्टूबर आते आते, जून में आक्रमण हुआ था, अक्टूबर आते आते दिखने लग गया कि जर्मन तो चढ़ आएंगे। बिल्कुल मॉस्को से 20 किलोमीटर तक आ गए थे जर्मन। तो फिर महिलाओं को सेना में सबको स्वीकृति दी गई, उनको फाइटर के रूप में स्वीकार किया गया, आओ तुम भी फाइटर बनो। उसके बाद एयरफोर्स में कितनी थी, उनके सबके नाम है, उन्होंने क्या क्या करा, कितनी महिलाओं ने कितने जर्मन प्लेन गिरा दिए। सोवियत यूनियन became the first nation to allow women pilots to fly combat missions. combat missions, combat मतलब पायलट होती हैं पर उनको दूसरे तरीके के मिशन दे दिए जाते हैं। लॉजिस्टिक्स का मिशन दे दिया, रिलीफ एंड रेस्क्यू का मिशन दे दिया, पर कॉम्बैट मिशन में महिलाएं हैं। 30,000 उड़ानें सोवियत महिला पायलटों ने भरी कॉम्बैट रोल में। और जो हीरोज़ ऑफ द सोवियत यूनियन का जो जो अवार्ड है वो 20 महिला पायलट्स को मिला है। 2 फाइटर एसेस भी थी। फाइटर एसेस वो होती हैं जो दुश्मन के एक नहीं कई जहाज़ मार के गिराती हैं, वो भी 2 महिलाएं थीं। और पूरा इसमें विवरण है, आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा। फिर इन्फेंट्री भी है। इन्फेंट्री तो इसमें तो फिर भी ऊपर हो दुश्मन के, इन्फेंट्री में तो आमने सामने आके, ये पूरा इन्फेंट्री का है। मतलब लंबा आर्टिकल जिसकी नाम ही नाम, नाम ही नाम, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। अट्ठारह साल की लड़की है, उसको हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का मिला। एंटी एयरक्राफ्ट गन लेके बैठ गई थी। आते जाओ वो और इसके बाद जब जर्मनी का पूरा नाश हो गया, तो जो पूरा जर्मन रिकंस्ट्रक्शन हुआ अगले 10 साल में, वो महिलाओं ने ही करा, कि पुरुष तो बचे ही नहीं थे। मॉडर्न जर्मनी, जो आज का जर्मनी है, उसको महिलाओं ने ही बनाया है। आज़ादी के भीतरी और गहरे मायने समझो। तुम जनसंख्या के सबसे बड़े वर्ग को घोषित कर दोगे, कुछ शूद्र हैं, कुछ अति शूद्र हैं, कुछ अस्पृश्य हैं, उनको तो छुआ भी नहीं जा सकता। और कितने लोगों को, कितने लोगों को, 80% आबादी को। तो सेना में कौन जाएगा? और जो 20% बचे भी हैं, उनमें 10% महिलाएं हैं, तो वो भी नहीं जा सकती। तो तुम्हारी सेना में के लिए बचा ही कौन? ब्राह्मणों को तुमने वैसे ही कह दिया ये नहीं जाएंगे, वो अपना पोथा लेके बैठ गए। वैश्यों को बोल दिया कि तुम तो जाके व्यापार करो, तो सेना तुम्हारी कितनी बड़ी बची? हमारी जो वर्ण व्यवस्था चली, उसमें जिन्हें हम शूद्र
कहा गया है ना वर्ण व्यवस्था में 50% है भारतीय आबादी के, ज्यादा है 50%, 55% है, 55%, जिनको आधुनिक भाषा में ओबीसी बोलते हैं। उसके बाद नंबर आता है एससी एसटीज का, जो 20% है, या उससे ज्यादा ही है थोड़े। हुई ही नहीं जातिगत जनगणना 1931 के बाद से, तो पता नहीं है, ये 1931 के आंकड़े हैं। उसके बाद से जो ग्रोथ रेट रहा है, वो जो जितने ज्यादा अशिक्षित और जितने गरीब रहे बेचारे, उनका और ज्यादा रहा है, तो 20 से बढ़ के 25 ही हो गया होगा। तो शूद्र और दलित माने ओबीसी और एससी एसटी, आप इनको मिला दो तो कितना हो गया? लगभग 80%। अब 80% में जो बाकी 20% है, उसमें महिलाएं कितनी हैं? 10। तो बचा के कितने बचे अब उसमें भी बामन बनी है, अलग कर दो। लड़ेगा कौन? लड़ेगा कौन? आजादी? क्या करें? और ऐसा नहीं कि जो बाकी वर्ग थे वो लड़ने नहीं जाते थे, वो लड़ने जाएं तो उनके साथ भेदभाव हो, उनको कहें कि तुम आर्मी में एक पोजीशन से ऊपर नहीं जा सकते। जिनको बहुत लंबी छोड़ो, जिनको अंग्रेजों ने घोषित किया कि साहब ये जो है ये फौजी कौमें हैं, उन फौजी कौमों के भीतर भी भेदभाव। ये साहब ये जो है ये मिलिट्री रेसेस बोलते थे उनको, वो ये फौज में जा सकते हैं, तो उनमें सिख भी आते थे। अब सिखों में मजहबी सिख होते हैं, मजहबी सिख जानते हो? जिनको बड़े सम्मान से, बड़े प्रेम से आखिरी गुरु साहब ने स्वीकार किया था कि तुम भी सिख हो, लेकिन वो आते थे हिंदुओं में, हाँ, जो तथाकथित निम्न वर्ण है उससे आते थे, लेकिन सिखों ने उनको स्वीकार नहीं किया। तो सिख रेजिमेंट बना करें, उनमें वो उनको बोल दे, उनको अंग्रेजों ने कहा अच्छा आओ तुम भी तो सिख ही हो। तो बाकी सब जो थोड़े जो उच्च कुलीन सिख हैं, जैसे जाट सिख, वो बोल दे कि नहीं तुम ना बस जब फौज चलेगी तो तुम आगे रोड बनाने का काम करना, या तुम पानी पिलाने का काम करना। अब कितनी ताकत रह जाएगी फौज में? और वही बंदा अगर पाला बदल के अंग्रेजों के यहां चला जाए तो ऊंचा अफसर बन सकता है अपनी प्रतिभा के दम पर। तो बताओ वो पाला बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आजादी थोड़ी गहरी और पेचीदा चीज है, उसको बाल कथा मत बना लो, उसकी न्यूएंसेस में, उसकी बारीकियों में प्रवेश करो और समझो कि असली बात क्या है। पहले भीतर से आजाद होना पड़ता है, फिर बाहर के सब दुश्मनों को खदेड़ा जा सकता है। दुर्योधन को हराया जा सके इसके लिए पहले अर्जुन के भीतर से सारे भ्रम हटाए गए, फिर दुर्योधन को हराना मुश्किल नहीं था। जब तक हमारा राष्ट्रीय चित्त भ्रमित रहेगा, तब तक हम नहीं कह सकते कि हम समग्र रूप से स्वतंत्र हैं। नमस्ते, मेरा नाम स्वप्निल है और मैं आचार्य जी की गीता सत्व से लगभग 2.5 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैंने शुरुआत की थी आचार्य जी को सुनने की यूट्यूब के माध्यम से। जैसे जैसे मुझे इंटरेस्ट आने लगा, मैं और आचार्य जी के करीब जुड़ने लगा। फिर मैं आचार्य जी के गीता सत्व से जुड़ा। गीता सत्व से जुड़ने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये हुआ है कि मैं आचार्य जी के सामने बैठ के उनको सुन पाता हूँ। रियल टाइम उनसे अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछना होता है, मैं वहीं उनसे पूछ सकता हूँ, अपने डाउट क्लियर कर पाता हूँ। जो ग्रंथ है, शास्त्र है हमारे, उपनिषद, महाभारत और गीता है, ये समझने को मिली है। जो पहले मेरे लिए सिर्फ एक शब्द थे, अब मुझे उनका रियल इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि आप लोग भी जुड़े, क्योंकि आचार्य जी की संगति बहुत ज़रूरी है, वो आपको साथ में लेके चलते हैं। तो इतना ही कहूँगा। थैंक यू।